Hello everyone, welcome to another lecture of marketing, and today our topic is factors affecting consumer behavior, in which we will discuss वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से अवामिल हैं जो असरअंदाज होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। ये बेसिकली पार्ट 1 है हमारे पास, पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग में होता क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अ बिहेवियर विच कंज्यूमर डिस्प्ले वाइल सर्चिंग, परचेजिंग, यूजिंग, एवेल्युएटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कंज्यूमर बिहेवियर वो बिहेवियर है जो कंज्यूमर डिस्प्ले करता है या शो करता है वाइल सर्चिंग ढूंढते वक्त, परचेजिंग ख़रीदते वक्त, यूजिंग इस्तेमाल करते वक्त, एवेल्युएटिंग तज्जिया करते वक्त एंड डिस्पोजिंग ख़त्म करते वक्त और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मीन्स कि जब भी किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए होते हैं तो वो उसको सर्च करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदे। तो सर्च करने में, उसको परचेज़ करने में, उसको यूज़ करने में, एवेल्युएट करने में और डिस्पोज करने में जो बिहेवियर वो शो करता है उसको कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है इन मार्केटिंग के अंदर। तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। वो डिफरेंट फैक्टर हमारे पास है कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो कि बायर के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब इन डिफरेंट फैक्टर्स के अपने सब फैक्टर्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास है कल्चरल फैक्टर्स। मार्केटर्स नीड टू अंडरस्टैंड रोल प्लेड बाय बायर, कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास इन द बाइंग बिहेवियर। मार्केटर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि बायर्स का जो कल्चर है, सब कल्चर है, सोशल क्लास है, वो उसके बाइंग बिहेवियर पे बहुत गहरा असरअंदाज करते हैं। तो इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मार्केटर्स को स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल्चर क्या होता है। कल्चर इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर ऑफ माइंड। कल्चर को सॉफ्टवेयर ऑफ माइंड भी कहा जाता है कि माइंड का सॉफ्टवेयर है। कल्चर इज़ अ सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज़, परसेप्शन, बिलीफ, वांट्स एंड बिहेवियर लर्नड बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी from family or some important institute. Marketers need to understand the culture of the buyer group and then make a strategy. Culture basically एक सेट है, ठीक है, जो बेसिक वैल्यूज़ के ऊपर बना हुआ है, परसेप्शन ख्यालात के ऊपर बना हुआ है, बिलीफ, ठीक है, कुछ बिलीव्स हैं उनके, वांट्स हैं, चाहते हैं, एंड बिहेवियर है जो कि वो सीखते हैं द मेंबर ऑफ सोसाइटी, अपने माशरे के लोगों से, अपनी फैमिली से या किसी इंस्टीट्यूट से। तो इन तमाम चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये कल्चर बन जाती हैं और ये कल्चर इंसान के माइंड के अंदर होता है और इसी की बिना पे वो बिहेव कर रहा होता है। जो कुछ उसने सीखा होता है, जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं, परसेप्शंस होते हैं, बिलीव होते हैं, उसी के मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी हरकतें, अपने बिहेवियर शो कर रहा होता है, ठीक है। तो मार्केटर नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द बायर। मार्केटर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कल्चर को अपने बायर के, तब ही स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए कि हर इलाके में डिफरेंट कल्चर होता है, सकाफ़त होती है, उसके हिसाब से हमें वहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने चाहिए। लाइक फॉर द मुस्लिम, अल्कोहल हमारे यहाँ बेसिकली हराम है, आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मार्केटर्स जो हैं वो अल्कोहल की ऐड पाकिस्तान में नहीं चला सकते, सिंपल इज़ डैट, क्योंकि यहाँ का कल्चर इजाज़त नहीं देता, ठीक है। देयर इज़ आल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर शिफ्टिंग, मीन्स व्हेन न्यू आइडिया और प्रोडक्ट इज़ एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी, कल्चर शिफ्ट अकर्ड सच अ यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक फॉर मैन। कल्चर शिफ्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब किसी इलाके में, किसी एरिया में, किसी सोसाइटी में कोई न्यू प्रोडक्ट या आइडिया को कोई एक्सेप्ट कर ले, कोई कम्युनिटी एक्सेप्ट कर ले, तो कल्चर शिफ्ट अकड़ आ जाता है। जैसे कि आजकल के दौर में कॉस्मेटिक का सामान बिकता है मेंस के लिए। पहले हमारे यहाँ वुमेंस होती थी जो कॉस्मेटिक का सामान इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब मेंस भी हैं जो कॉस्मेटिक का सामान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। कल्चरल फैक्टर्स कंटिन्यू है हमारे पास। सब कल्चर, सब कल्चर क्या होता है? बेसिकली कल्चर के अंदर एक जो कल्चर होता है उसको सब कल्चर कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयर्ड वैल्यू सिस्टम बेस्ड ऑन कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन, इंक्लूड रिलीजन सच एज मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन एंड जियोग्राफिक रीजन सच एज पंजाबी, सिंधी, बलोची एक्सेट्रा। एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि शेयर करते हैं सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंस और सिचुएशन विद इन अ कल्चर। लाइक पाकिस्तान का एक कल्चर है परा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे और भी कल्चर हैं। जैसे कि हम रिलीजन की एग्जांपल ले लें कि मुस्लिम
के पास डिफरेंट कल्चर है, हिंदू का डिफरेंट कल्चर है, क्रिश्चियनिटी का डिफरेंट कल्चर है। जियोग्राफिकल एरिया को अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो पंजाबियों का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, सिंधियों का डिफरेंट है, बलोचीज का डिफरेंट है। तो हमें कल्चर के अंदर सब कल्चर मिलता है, तो इनको देखना बहुत ज़रूरी है मार्केटर्स को, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि कंज्यूमर किस तरह का बिहेवियर शो करता है विद इन देयर सब कल्चर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सोशल क्लास। ठीक है, अ ग्रुप और डिवीजन हुज मेंबर्स शेयर सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। ये ग्रुप है, एक डिवीजन है लोगों की जो सिमिलर वैल्यूज शेयर करते हैं, उनके इंटरेस्ट सिमिलर होते हैं, उनके बिहेवियर सिमिलर होते हैं। आप चाहे एक घर में डिफरेंट कल्चर हो, लेकिन जब आप बाहर किसी सोशल क्लास में या क्लब में जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं, तो आपका एक बिहेवियर वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है ड्यू टू देयर सोशल क्लास। तो जो आपकी सोशल क्लास होती है उस हिसाब से आप बिहेव कर रहे होते हैं। तो मार्केटर्स को इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हुए। मार्केटर्स नीड टू अंडरस्टैंड द सब कल्चर एंड सोशल क्लास ऑफ देयर बायर। मार्केटर को सब कल्चर और सोशल क्लास जो है बायर की, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा कल्चरल फैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं, हमारे पास जो है सोशल फैक्टर्स। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल फैक्टर सच एज कंज्यूमर स्मॉल ग्रुप, फैमिली एंड स्टेटस। अब जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है, असरअंदाज होता है सोशल फैक्टर की वजह से भी। ठीक है, सच एज कंज्यूमर स्मॉल ग्रुप, फैमिली और स्टेटस, कि कंज्यूमर के जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, स्कूल में अलग ग्रुप है, इंटरनेट में अलग ग्रुप है, फेसबुक पे अलग है, व्हाट्सएप पे अलग है, दोस्तों के साथ मिलने वाले अलग हैं, क्रिकेट खेलने वाले अलग हैं, खाने पीने वाले अलग हैं, उनकी फैमिली पे उनकी परचेजिंग पे असरअंदाज होता है। लाइक मेरे यहाँ ब्लैक जो ड्रेस है वो परचेज़ नहीं किया जाता, मेरी फैमिली में मना है। सिमिलर स्टेटस भी आपके बिहेवियर पे असरअंदाज करता है। तो सबसे पहले हमारे पास सोशल फैक्टर में है रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज टू और मोर पीपल इंटरेक्ट टू अकॉम्प्लिश म्यूचुअल गोल। ग्रुप कहते हैं दो या दो से ज़्यादा लोग जो मिल के इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट होते हैं टू अकॉम्प्लिश म्यूचुअल गोल, एक ही गोल, एक ही मकसद हासिल करने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं उसको ग्रुप कहा जाता है। तो रेफरेंस ग्रुप क्या होता है हम उसको देखते हैं। अ रेफरेंस ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल दैट वी यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपेरिजन फॉर आवर सेल्फ रिगार्डलेस ऑफ वेदर वी आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ पीपल है जिनको हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, बेंचमार्क बनाते हैं कंपैरिजन के लिए अपने साथ। ठीक है, चाहे वो हमारे ग्रुप के हों या ना हो। ठीक है, कि अगर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये चीज़ तो हम भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक रहें, उनसे नीचे ना रहें। ये रेफरेंस ग्रुप कहलाते हैं। ये बेसिकली प्रोडक्ट रेफ़र कर रहे होते हैं, तो हम इनको एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड बना देते हैं कि अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। इट्स लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, कि किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर होता है, तो ये लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑनलाइन सोशल ग्रुप। Online communities where people socialize or exchange information and opinion have effect on consumer buying behavior. Marketers now working on social media to promote their product. ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं वेयर पीपल सोशलाइज एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे लोग आपस में मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को ओपिनियन देते हैं। हमारे यहाँ फेसबुक्स हैं, व्हाट्सएप हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो ओपिनियन होती है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो कंज्यूमर के बिहेवियर पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। आजकल तो मार्केटर्स भी अपनी जो एड्स हैं वो सोशल मीडियाज़ पे दे रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल हमारी जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया पे पाई जाती है। टेलीविज़न कोई देखता नहीं है, तो जितनी भी एड्स हैं वो सोशल मीडिया की तरफ आ गई हैं। तो सोशल मीडिया जो है, सोशल ग्रुप्स जो हैं, ये कंज्यूमर के बिहेवियर पे बहुत असरअंदाज होते हैं वाई सर्चिंग, परचेजिंग, यूजिंग, एवेल्युएटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आगे हम चलते हैं, सोशल फैक्टर हमारे पास कंटिन्यू है। फैमिली। ठीक है, फैमिली इज़ एन इम्पोर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटर्स। फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एज अ कस्टमर मार्केटर्स के लिए। बट डिफरेंट फैमिली साइज और फैमिली लाइफस्टाइल हैव इफेक्ट ऑन देयर परचेजिंग और बाइंग बिहेवियर। लेकिन फैमिली साइज़ और फैमिली लाइफस्टाइल जो डिफरेंट होता है एक दूसरे से, वो असरअंदाज होता है परचेजिंग एंड ऑफ बाइंग बिहेवियर। जो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर उस पर असरअंदाज होता है। सच एज फैमिली ऑफ सिंगल पर्सन, मेल और फीमेल, एंड फैमिली विद किड्स में हैव डिफरेंट बाइंग बिहेवियर। अब एक शख्स है जो अकेला रहता है, उसका जो बाइंग बिहेवियर होगा वो बहुत डिफरेंट होगा, और एक शख्स जिसकी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, उसका बाइंग बिहेवियर बहुत डिफरेंट होगा। जो किड्स वाला फैमिली होगी वो मोस्टली जो उसकी स्पेंडिंग होगी वो अपने बच्चों के ऊपर होगी, उनकी स्टडी के ऊपर, उनकी बुक्स के ऊपर, उनकी ख्वाहिशात के ऊपर। जो सिंगल पर्सन होगा वो अपने ऊपर खर्च करेगा। ठीक है, अपनी लग्जरी लाइफ जिएगा। तो
डिफरेंट फैमिली साइज़ और डिफरेंट फैमिली टाइप जो होती है उनका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। तो फैमिली भी असरअंदाज होती है। लाइक अगर आप फैमिली में रहते हैं तो आपकी फैमिली के स्टैंडर्ड्स को, प्रोटोकॉल को मानना पड़ता है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने से पहले। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोल एंड स्टेटस, कि आपका सोसाइटी में रोल क्या है, आपका स्टेटस क्या है, तो आप उसी हिसाब से खर्च करते हैं। अगर आपका रोल एक अच्छा है, स्टेटस आपका हाई है, तो आप उसी हिसाब से खर्च करेंगे, ठीक है। अगर आपका स्टेटस लो है तो आप उसी हिसाब से खर्च करेंगे। सोशल रोल और स्टेटस अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। जो हमारा सोशल रोल और स्टेटस है वो कंज्यूमर बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। फॉर एग्जांपल, वुमेन हैज़ डिफरेंट रोल, शी इज़ ब्रांड मैनेजर इन ऑफिस। जैसे कि एक वुमेन का डिफरेंट रोल है, शी इज़ अ ब्रांड मैनेजर इन ऑफिस, वो ऑफिस के अंदर ब्रांड मैनेजर है, ठीक है। वाइफ है एंड मदर एट होम, वो एक बीवी है और एक माँ है घर के अंदर। शी माइट शो डिफरेंट परचेजिंग बिहेवियर इन हर डिफरेंट रोल, वो डिफरेंट परचेजिंग बिहेवियर शो करेगी अपने डिफरेंट रोल के अंदर। सपोज शी इज़ इन ऑफिस, तो ऑफिस के वक्त के दौरान उसकी जो परचेजिंग या उसका खाना पीना होगा वो डिफरेंट होगा। वाई शी इज़ इन द हाउस, उसका जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आपकी जो फैमिली है, आपका जो रोल है, आपका जो स्टेटस है, वो आपके बिहेवियर पे, वाइल जो आप प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद रहे होते हैं उस पर बड़ा असरअंदाज होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम दो फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, एक कल्चरल फैक्टर और सेकंड सोशल फैक्टर, जो कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होता है। नेक्स्ट टू फैक्टर जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। इस लेक्चर की जो स्लाइड्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और हम यहाँ पे अपना लेक्चर आज का ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of marketing, and today our topic is factors affecting consumer behavior part 2। पार्ट 1 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आज हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने देखे थे दो ऐसे फैक्टर्स जो कंज्यूमर बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं। द नंबर 1 वाज कल्चरल फैक्टर एंड नंबर 2 वाज सोशल फैक्टर। तो आज हम थर्ड के बारे में देखते हैं, पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स आर कंज्यूमर ओन पर्सनल फैक्टर्स सच एज एज, इकोनॉमिक पोजीशन, ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल। अब जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं ये कंज्यूमर के ज़ाती फैक्टर्स होते हैं, ज़ाती अवामिल होते हैं जो कि उसकी बिहेवियर पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। जैसे कि उसकी एज, उसकी उम्र, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन, माशी हालात उसके कैसे हैं, उसकी ऑक्यूपेशन, वो पेशा क्या, उसका पेशा क्या है, वो काम क्या करता है, उसका लाइफस्टाइल, तर्ज ज़िंदगी क्या है, ये उसके बिहेवियर पे असरअंदाज करते हैं वाइल परचेजिंग और बाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हम एज को देखते हैं। एज प्ले वाइटल रोल इन कंज्यूमर बिहेवियर। उम्र जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है कंज्यूमर के बिहेवियर के अंदर। एज एज चेंजेस आवर प्रायोरिटी चेंजेस डेट कॉज चेंजेस इन आवर परचेजिंग बिहेवियर। वक्त के साथ साथ हमारी उम्र जब चेंज होती है तो हमारा परचेजिंग बिहेवियर भी चेंज होता है। एज अ किड वी लाइक टू बाई टॉयज, जैसे कि हम बच्चे होते हैं तो हमें खिलौने लेना बहुत पसंद होता है। एंड एज अ अडल्ट आवर बाइंग पैटर्न चेंज, और जब हम बड़े होते हैं हमारा बाइंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। हम मुख्तलिफ चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं जो कि हम अपने बचपन में नहीं खरीदते थे। तो उम्र के हिसाब से हमारा पैटर्न जो है वो चेंज होता है। देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ RBC बैंक विच आइडेंटिफाई 5 सेगमेंट फॉर देयर कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। एक एग्जाम्पल दी गई है RBC बैंक की, रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा, जिसने 5 सेगमेंट बनाए हैं कस्टमर के ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। उनकी उम्र की बेस पे 5 सेगमेंट बनाए हैं अपने कस्टमर के, ठीक है। हम उनको देखते हैं, इस एग्जांपल को देखते हैं समझने के लिए कि एज किस तरह से असरअंदाज होती है कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर। नंबर 1 उन्होंने सेगमेंट दिए यूथ सेगमेंट, यंगर देन 18 से कम उम्र वालों को उन्होंने यूथ सेगमेंट कहा है, क्योंकि अभी ये 18 साल से कम होते हैं, ये बैंक में अपना अकाउंट नहीं खुलवाते, इनको बैंक से कोई ज़्यादा काम नहीं होता, तो उन्होंने इनको यूथ सेगमेंट कहा है। उसके बाद एक और सेगमेंट है गेटिंग स्टार्टेड, एज 18 to 35, फर्स्ट एक्सपीरियंस विद बैंक, फर्स्ट क्रेडिट कार्ड, कार लोन, मैरिज एंड चाइल्ड। उसके बाद एक और सेगमेंट बनाया है उन्होंने कस्टमर का जिनकी उम्र 18 से 35 साल की उम्र के बीच में होती है, और उनको नाम दिया गेटिंग स्टार्टेड। उनका पहला एक्सपीरियंस होता है बैंक के साथ, वो उस वक्त पहला क्रेडिट कार्ड बनवा रहे होते हैं, पहली दफ़ा कार के लिए लोन ले रहे होते हैं, क्योंकि अभी अभी उनकी मैरिज हुई होती है, उनका कोई ना कोई बेटा पैदा हुआ होता है या बच्चा पैदा हुआ होता है, ठीक है। तो उन्होंने 18 से 35 साल वालों को गेटिंग स्टार्टेड का नाम दिया है, जो बैंक से पहला एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, पहला क्रेडिट कार्ड बनवा रहे होते हैं, कार के लिए लोन रहे होते हैं, अभी उनकी मैरिज हुई होती है, बच्चे हुए होते हैं। उसके बाद थर्ड सेगमेंट उन्होंने बनाया है बिल्डर्स, एज 35 to 50, पीक ऑफ अर्निंग ईयर्स, बिल्ड कैरियर, मोर बोरो टू इन्वेस्ट।
उसके बाद उन्होंने एक बिल्डर्स का सेगमेंट बनाया है जिनकी उम्र 35 to 50 होती है। ये अर्निंग ईयर इसके पीक पे होते हैं, ये कैरियर बनाने के चक्कर में घूम रहे होते हैं, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए और ज़्यादा लोन लेते हैं और ज़्यादा बोरो करते हैं बैंक से। तो ये बैंक से बोरो करके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो ये कैटेगरी है इनकी एज के साथ साथ कैसे तब्दीली आ रही है। उसके बाद एक और सेगमेंट है एक्यूमुलेटर, एज 50 to 60, वरी अबाउट सेविंग फॉर रिटायरमेंट एंड इन्वेस्ट वाइजली। एक्यूमुलेटर एक और कैटेगरी उन्होंने बनाई है, ठीक है, जिनकी एज 50 से 60 के बीच में होती है। ये सेविंग्स के लिए काफ़ी परेशान होते हैं ताकि रिटायरमेंट के लिए बचा के रख सकें और बहुत वाइजली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, सोच समझ के, कोई रिस्क नहीं ले रहे होते इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये उम्र वाले बड़े परेशान होते हैं अपने रिटायरमेंट के बारे में। लास्ट आ जाते हैं प्रिजर्वर, एज ओवर 60। ये 60 साल की उम्र के बाद प्रिजर्वर होते हैं, बचाने वाले। ये पैसा बचा के रखते हैं, सेविंग अकाउंट्स में डाल देते हैं ताकि महीने का इनको प्रॉफिट मिलता रहे, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कोई रिस्क नहीं लेते बिल्कुल भी। तो एज के हिसाब से हमारा जो कंज्यूमर का पैटर्न है बैंक के साथ भी वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एग्जाम्पल से मालूम चलता है कि एज किस तरह से असरअंदाज होती है कंज्यूमर के बिहेवियर पे। तो हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं पर्सनल फैक्टर्स का, वो है ऑक्यूपेशन, पेशा। पीपल विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन शो डिफरेंट बाइंग बिहेवियर। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं और उसी पेशे के निस्बत उनका जो बिहेवियर होता है वो शो हो रहा होता है। जिस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं उसी तरह का वो अपना परचेजिंग बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। तो जिस तरह के अगर वकील होंगे उनका जो लॉयर्स होंगे उनका जो परचेजिंग पैटर्न होगा डिफरेंट होगा। जिम्मेदार कोई शख्स होगा उसका परचेजिंग पैटर्न डिफरेंट होगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक जिम्मेदार शख्स है तो वो मोस्टली शलवार कमीज पहनना पसंद करता है, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट, या कोई जॉब करता है किसी ऑफिस के अंदर वेल रेपुटेड कंपनी के अंदर, तो वो भी ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट पहनना पसंद करेगा। तो क्लॉथ में परचेजिंग पैटर्न डिफरेंट आ रहा है बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशन, के पेशा आपका क्या है, ठीक है। उसके बाद एक और फैक्टर है पर्सनल फैक्टर्स का, वो है इकोनॉमिक सिचुएशन या इकोनॉमिक पोजीशन। अ पर्सनस इकोनॉमिक सिचुएशन विल अफेक्ट प्रोडक्ट चॉइस। सम मार्केटर्स लाइक रोलेक्स वॉचेस टारगेट कंज्यूमर विद लॉट्स ऑफ मनी। अब किसी भी शख्स की जो उसकी माशी हालत है वो प्रोडक्ट की चॉइस में बड़ी असरअंदाज होती है। अगर कोई अमीर शख्स है तो वो ब्रांडेड कपड़े लाइक खादी वगैरह डाइनर से जाके लेगा, लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास शख्स है तो आम किसी शॉप से या हुसैना गंज से जाके प्रोडक्ट अपने परचेज कर लेगा, क्योंकि उसकी सिचुएशन, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है। अब सम मार्केटर्स लाइक रोलेक्स वाचेस टारगेट कंज्यूमर विद लॉट ऑफ मनी। अब कुछ मार्केटर्स हैं लाइक रोलेक्स वाचेस वाले जो टारगेट करते हैं अमीर लोगों को, क्योंकि वो वाचेस इतनी एक्सपेंसिव हैं कि अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। द पीपल विद लॉट्स ऑफ मनी वही खरीद सकते हैं, एक मिडिल क्लास से गरीब शख्स वो नहीं खरीद सकता। तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है कंज्यूमर की वो उसके बिहेवियर पे, उसके परचेजिंग बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। उसके बाद हम देखते हैं लाइफस्टाइल, जिसको तर्ज ज़िंदगी कहा जाता है। लाइफस्टाइल कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। अब जो किसी का भी लाइफस्टाइल है वो कंसिस्ट करता है उसकी एक्टिविटीज़ के, उसकी इंटरेस्ट पे और उसकी ओपिनियन पे, जिसको AIO कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अब एक्टिविटीज़ जिसकी जिस तरह से होंगी उसी तरह से उसका परचेजिंग बिहेवियर होगा। जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट लेता होगा उसी तरह से वो बिहेवियर शो करेगा प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ। जो ओपिनियन वो किसी चीज़ के बारे में रखता होगा उसकी तरफ उसका बिहेवियर भी सेम होगा। अब एक्टिविटीज़ लाइक वर्क, वो काम क्या करता है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, शॉपिंग क्या पसंद करता है कि नहीं, स्पोर्ट्स क्या है, उसका सोशल इवेंट। अब जिस तरह का काम करेगा उसकी परचेजिंग बिहेवियर उसी तरह से होंगे। जो उसकी हॉबीज़ होंगी उसका परचेजिंग बिहेवियर उस पर डिपेंड करेगा। शॉपिंग उसको किस चीज़ की करना पसंद है, कपड़ों की, शूज़ की, गैजेट्स की, मोबाइल्स की, उस हिसाब से उसका बिहेवियर होगा। स्पोर्ट्स वो कौन सा खेलता है, हॉकी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो उस हिसाब से वो परचेजिंग करेगा। सोशल इवेंट वो कहाँ कहाँ पे जाता है उस हिसाब से वो खर्च करेगा। उसके बाद उसका इंटरेस्ट आ जाता है फूड, फैशन, फैमिली, उस बेस पे वो अपना परचेजिंग बिहेवियर शो करेगा। ओपिनियन अबाउट देमसेल्फ, सोशल इशू, बिजनेस, प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ के बारे में जो उसका ओपिनियन होगा उस हिसाब से वो अपना बिहेवियर शो करेगा। तो लाइफस्टाइल आपका इन 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है और उसी बेस पे कंज्यूमर अपना बिहेवियर शो कर रहा होता है टुवर्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और इवेंट और एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पर्सनल फैक्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजी बेसिकली कहा जाता है स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन माइंड और सोल। इंसान के दिमाग की और रूह की जो स्टडी होती है उसको साइकोलॉजी कहा जाता है। तो हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं वो कौन कौन से हैं। देयर आर सेवरल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ एंड एटीट्यूड। बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर है सच एज मोटिवेशन, हौसला अफजाई, किसी चीज़ की रीज़न होना, परसेप्शन, किसी चीज़ के बारे में ख्याल होना, लर्निंग, सीखना, बिलीफ, यकीन होना, एटीट्यूड,
आपका किसी चीज़ की तरफ एटीट्यूड क्या है, ये चीज़ें बड़ी असरअंदाज करती हैं आपके बिहेवियर के ऊपर। तो मोटिवेशन, बेसिकली मोटिवेशन का मीनिंग होता है रीज़न बिहाइंड समथिंग। कोई रीज़न होती है तो आपका मोटिव होता है। मोटिवेशन से वर्ड निकलता है मोटिवेशन, जिसको हौसला अफजाई आम लैंग्वेज में कहा जाता है। तो मोटिवेशन इज अ ड्राइविंग फोर्स विच इम्पेल एन इंडिविजुअल टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। देयर रीज़न फॉर व्हाट कंज्यूमर परचेज एंड वाई। मोटिवेशन बेसिकली एक ड्राइविंग फोर्स है, एक जोर देने वाली फोर्स है जो आप पे असरअंदाज होती है, इंडिविजुअल को फोर्स करती है कि वो सर्टेन वे पे बिहेव करे। अब कंज्यूमर कोई भी चीज़ परचेज करता है या क्या चीज़ वो परचेज करता है, क्यों वो कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई मोटिव होता है, कोई मोटिवेशन होती है, कोई टेंशन होती है जिसकी वजह से वो चीज़ खरीद रहा होता है। कि अगर आपको गर्मियों में बहुत गर्मी लग रही होती है और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपको घर से जोर आ रहा होता है कि आप एसी खरीदें, तब आप जाके एसी परचेज कराते हैं। मोटिवेशन, रीज़न, कोई जोर आपके पीछे पड़ा है तभी आपने ये किया है, ठीक है ना। तो रीज़न बिहाइंड समथिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है परसेप्शन। परसेप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पिक्चर। परसेप्शन बेसिक एक प्रोसेस है जिसमें एक इंसान या कोई भी पीपल जो है वो सिलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट कोई नतीजा निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं इन अ मीनिंगफुल पिक्चर, किसी मतलब की चीज़ में, और फिर उसके बारे में एक ख्याल बना लेते हैं। अ मोटिवेटेड पर्सन इज रेडी टू एक्ट। एक मोटिवेटेड पर्सन जो होता है वो एक्ट करने के लिए तैयार होता है। अ पर्सन एक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज और हर ओन ओपिनियन अबाउट द सिचुएशन ऑफ आइटम। अब सपोज कि वो मोटिवेट हो गया कि मैंने एक एसी लगवाना है, ठीक है, लेकिन अब वो अपनी परसेप्शन के बेस पे चलेगा कि कौन सा लगवाना है, उसके हिसाब से कौन सा अच्छा है। उसने डिफरेंट आपके ब्रांड देखे, हायर देखा, पेल देखा, ठीक है, डॉलर्स देखा, उसने सेलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट की, फिर इंटरप्रेट की इन्फॉर्मेशन और देखा कि ये मेरे हिसाब से सबसे ठीक है। तो जो उसकी परसेप्शन होगी जिस प्रोडक्ट के बारे में, उसी को वो खरीदेगा। पीपल कैन फॉर्म डिफरेंट परसेप्शन ऑफ सेम थिंग। लोगों की डिफरेंट परसेप्शन हो सकती है एक ही चीज़ के बारे में। किसी के लिए वो चीज़ अच्छी हो सकती है, किसी के लिए सेम चीज़ बुरी भी हो सकती है। लाइक किसी को मेहरान बहुत पसंद है क्योंकि वो इकोनॉमिकल है, किसी को मेहरान नहीं पसंद कि वो लग्जरी कार नहीं है। तो एक ही चीज़ के बारे में डिफरेंट परसेप्शन हो सकती हैं। तो परसेप्शन और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है, वो है लर्निंग, सीखना। व्हेन पीपल एक्ट दे लर्न। जब कोई इंसान बिहेव करता है, एक्ट करता है, तो वो अपने एक्शन से कुछ ना कुछ सीखता है कि मैंने इस तरह से बिहेव किया तो मुझे क्या रिजल्ट मिला, ठीक है। इन मार्केटिंग, चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस इज लर्निंग। मार्केटिंग के अंदर जब एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आता है ड्यू टू एक्सपीरियंस, किसी एक्सपीरियंस की वजह से, उसको लर्निंग कहा जाता है। सपोज कंज्यूमर बाय निकॉन कैमरा, इफ एक्सपीरियंस इज रिवार्डिंग द कंज्यूमर विल यूज मोर एंड मोर दिस कंपनी प्रोडक्ट, अदरवाइज लीव इट। सपोज करें कि कंज्यूमर निकॉन कंपनी का कैमरा लेता है, अगर उसका एक्सपीरियंस रिवार्डिंग हुआ यानी कि सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो वो इस कंपनी के मोर एंड मोर प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर वो नहीं हुआ तो इस कंपनी को लीव करके किसी और कंपनी लाइक कैनन की तरफ चला जाएगा या किसी और कैमरे की तरफ, कंपनी की तरफ चला जाएगा जो अच्छा कैमरा बनाती हो, ठीक है। तो लर्निंग से हम सीखते हैं और हमारे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बिलीव, यकीन। बिलीव इज अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट पर्सन होल्ड अबाउट समथिंग। बिलीव एक डिस्क्रिप्टिव, मजबूत और एक बहुत फैला हुआ थॉट होता है, ख्याल होता है जो कोई भी शख्स किसी चीज़ के बारे में पकड़ के रखता है मजबूती से। बिलीव कैन बी बेस्ड ऑन नॉलेज। जो बिलीफ है इसका बेस जो है वो नॉलेज हो सकता है, इल्म जो किसी से सीखता है, ओपिनियन उसकी राय, एंड फेथ उसका अकीदा। एंड कंज्यूमर बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ। और जो कंज्यूमर है वो बिहेव करते हैं अपने बिलीफ के ऊपर, अपने फेथ के ऊपर, जो उनका यकीन होता है जिन चीज़ों पे, उसी हिसाब से वो बिहेव कर रहे होते हैं। कहीं जगह पे कुछ अकीदे बना दिए जाते हैं जिसकी बेस पे आपको बिहेव करना होता है, उन चीज़ों को आपको खरीदना होता है। कुछ चीज़ें आपको प्रोहिबिटेड कर दी जाती हैं कि हमारे बिलीफ में ये चीज़ ठीक नहीं है तो आपने नहीं खरीदनी। तो कंज्यूमर अपनी बिलीफ के ऊपर अक्सर बिहेव कर रहा होता है। लास्ट हमारे पास आ जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड को रवैया भी कहा जाता है और नुक्ता नज़र भी कहा जाता है। एटीट्यूड इज अ पर्सन्स कंसिस्टेंटली फेवरेबल और अनफेवरेबल वैल्यूएशन, फीलिंग एंड टेंडेंसी टुवर्ड ऑब्जेक्ट एंड आइडिया। एटीट्यूड बेसिकली किसी भी शख्स का एक बरकरार फेवरेबल या अनफेवरेबल वैल्यूएशन होता है, तज़िया होता है किसी चीज़ के बारे में, या तो उसके हक में होगा या उसके हक में नहीं होगा। एक फीलिंग होती है, एक टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट और आइडिया के बारे में कि वो उसके फेवर में या उसके फेवर में नहीं है,
ठीक है। तो एटीट्यूड बेसिकली किसी भी चीज़ के लिए फेवरेबल और अनफेवरेबल कंसिस्टेंट फीलिंग या टेंडेंसी होना, ये एटीट्यूड कहलाता है। हमारे अक्सर एटीट्यूड की डेफिनेशन को गलत ले लिया जाता है। तो बेसिकली एटीट्यूड एक नुक्ता नज़र होता है। कंज्यूमर परचेज गुड एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर एटीट्यूड। कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदते हैं बेस्ड ऑन देयर एटीट्यूड, अपने नुक्ते नज़र रवैया की बेस पे। अगर उनका रवैया किसी चीज़ की तरफ पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगा, तो वो खरीदेंगे प्रोडक्ट, अदरवाइज वो नहीं खरीदेंगे। तो ये बेसिकली फैक्टर्स से जो किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर पे, बाइंग बिहेवियर पे असरअंदाज होते हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। इस लेक्चर की स्लाइड जो है वो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर फिर भी आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मार्केटिंग एंड टुडे आवर टॉपिक इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। मैस्लो वाज अ साइकोलॉजिस्ट जिसका पूरा नाम इब्राहिम मैस्लो था, जिसने अपना नज़रिया पेश किया था इंसानों की नीड के ऊपर और उनकी दर्जाबंदी की थी। ठीक है, तो हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम सबसे पहले चलते हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड इज अ थ्योरी इन साइकोलॉजी प्रपोज बाय इब्राहिम मैस्लो इन हिज 1943 पेपर अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। अब मैस्लो की जो नीड की हायरार्की है, दर्जाबंदी जो है, ये बेसिकली एक नज़रिया है जो उसने साइकोलॉजी में प्रपोज किया था इब्राहिम मैस्लो ने इन हिज 1943 पेपर। 1943 के पेपर में जो था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उसने एक पेपर लिखा था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। एक नज़रिया था उसका इंसानों की हौसला अफजाई पे, इंसानों की मोटिवेशन पे, उनके मकसद के पीछे। तो उसमें उसने हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड इज अ मोटिवेशनल थ्योरी इन साइकोलॉजी कंप्राइजिंग अ 5 टियर मॉडल्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, ये बेसिकली साइकोलॉजी की एक मोटिवेशनल थ्योरी है जिसमें उसने इंसानों की ज़रूरियात को 5 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कि इंसानों की जो ज़रूरियात है वो 5 लेवल पर मुश्तमिल होती हैं और जितनी भी हमारी ज़रूरियात हैं वो उन 5 लेवल्स के अंदर ही आती हैं। ठीक है, नीड्स लोअर डाउन इन द हायरार्की मस्ट बी सेटिस्फाई बिफोर इंडिविजुअल कैन अटेंड टू नीड हायर अप। अब जो ये हायरार्की है, ये दर्जाबंदी जो मैस्लो ने की है हमारी ज़रूरियात की, तो सबसे पहले इसमें जो लोअर लेवल की नीड है, इंसान उसको जब तक पूरा नहीं करेगा वो अपर लेवल ऑफ नीड की तरफ नहीं जा सकता। मीन्स के हमारी जो नीड्स के लेवल हैं, 5 टियर्स हैं, जो लेवल्स हैं, तो सबसे पहला लेवल कंप्लीट होना ज़रूरी है कि उससे पहले हम अगले लेवल पे जा सकें। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हायरार्की अपवर्ड द नीड्स आर, नीचे से लेके ऊपर तक जो नीड्स के लेवल्स हैं हमारे पास, हायरार्की या दर्जाबंदी है, वो कौन कौन सी हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, जिस्मानी ज़रूरियात। उसके बाद सेफ्टी, हिफाजती, लव एंड बिलोंगिंगनेस, प्यार और ताल्लुकात, इस्टीम, इज्जत की ज़रूरत। ठीक है, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद हकीकत, अपने आप को पहचानना। तो दे आर 5 टियर्स या लेवल ऑफ नीड्स। नंबर 1 इज फिजियोलॉजिकल, नंबर 2 सेफ्टी, नंबर 3 लव एंड बिलोंगिंगनेस, नंबर 4 इस्टीम एंड नंबर 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली हायरार्की है। ठीक है, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, ये उसने पूरा दर्जाबंदी की हुई है, एक पिरामिड बनाया हुआ है जिसमें उसने 5 नीड्स हमें बताई हैं। फिजियोलॉजिकल नीड जिसमें फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट आ रहा है, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, और इन दोनों नीड्स को उसने बेसिक्स नीड कहा है, बुनियादी ज़रूरियात इंसान की। जब तक ये नहीं होंगी हम आगे की तरफ नीड की तरफ नहीं जा सकते। थर्ड लेवल पे नीड है हमारे पास बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास स्टीम नीड है, प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, जो कि साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। ठीक है, हमारी माइंड की, हमारी सोल्स की नीड है। उसके बाद हमारे पास नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये लास्ट 5th जो हमारी नीड है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जिसको खुद हकीकत कहा जाता है। सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, खुद की तकमील करना, अपने आप को पूरा करना। हम इन 5 नीड को एक एक करके देखते हैं और इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि मैस्लो इन नीड्स के बारे में कहना क्या चाहता है, कि इंसान की डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड क्या क्या होती हैं और ये किस तरह से पूरी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, जिस्मानी ज़रूरियात। These are biological requirement for human survival, e.g. example given air, food, drink, shelter, clothing, warmth, sex and sleep। ये जो फिजियोलॉजिकल नीड है ये हमारी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट हैं, हयातियाती ज़रूरियात हैं इंसान की बका के लिए, जैसे कि हवा, खाना पीना, रिहाइश, कपड़े, गरमाइश, सेक्स और नींद। इसके बगैर इंसान का सर्वाइवल जो है वो आलमोस्ट नामुमकिन है।
इफ दीज नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फंक्शन ऑप्टिमली। अगर ये ज़रूरियात पूरी ना हो तो इंसान का जो जिस्म है वो उम्दा या बेहतरीन तरीके से अपने आप को फंक्शन नहीं कर पाएगा, इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। Maslow considered physiological needs the most important as all the other needs become secondary until the needs are met। तो मेजरो का कहना यह है कि जो फिजियोलॉजिकल नीड है ये सबसे इंपॉर्टेंट नीड है, ठीक है। जब तक ये नीड पूरी नहीं होती बाकी जो नीड्स हैं, जो बाकी 4 लेवल हैं वो सेकेंडरी रह जाते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी नहीं रहते, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहते। तो इस नीड का ज़रूरी होना पहले बहुत ज़रूरी है। ये इंसान के सर्वाइवल की नीड है, ठीक है, कि रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, जब तक आपको ये नहीं मिलता आप बाकी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो पहली लेवल ऑफ नीड हमारी जिस्मानी ज़रूरियात फिजियोलॉजिकल नीड्स को कहा जाता है। तो मेजलो ने इसको फर्स्ट लेवल दिया है। तो हमारे पास सेकंड लेवल पे है सेफ्टी नीड, ठीक है, हिफाजती ज़रूरियात। वंस एंड इंडिविजुअल्स फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाई द नीड फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बिकम सेलियंट। जब इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तब उसको ज़रूरत होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, हिफाजत की और तहफ़्फ़ुज़ की। ये जो नीड है ये नुमाया हो जाती है जब रोटी कपड़ा मकान सब कुछ हमें मिल रहा होता है, उसके बाद सिक्योरिटी और सेफ्टी की जो नीड है वो नुमाया हो जाती है। पीपल वांट टू एक्सपीरियंस ऑर्डर प्रिडिक्टेबिलिटी एंड कंट्रोल इन देयर लाइफ। लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ऑर्डर अपनी ज़िंदगी के अंदर, तरतीब, प्रिडिक्टेबिलिटी कि वो आने वाली चीज़ों को समझ सकें, पेशन गोई कर सकें, उनकी कंट्रोल, अपनी ज़िंदगी का अख्तियार उनके पास होना चाहिए, ठीक है, वो अपनी चीज़ों को खुद कंट्रोल करें, ठीक है। दीज नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय द फैमिली एंड सोसाइटी। ये जो नीड्स हैं ये फुलफिल्ड होती हैं आपके ख़ानदान के थ्रू और आपकी सोसाइटी के थ्रू। ईजी पुलिस आपको हिफाजत देती है, स्कूल आपको माशरे में मिलना जुलना, लोगों से बात करना सिखाती है। बिजनेस एंड मेडिकल केयर, ठीक है, आपके कारोबार और आपकी जो मेडिकल केयर है, ठीक है, ये आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी फराहम करते हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल हमें दी गई है, फॉर एग्जांपल इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हमारे पास जज्बाती सिक्योरिटी होनी चाहिए और मालियाती सिक्योरिटी होनी चाहिए। ईजी एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर। एक तो नौकरी का होना हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा कि हमारे पास जॉब है तो फाइनेंशियल हम सिक्योर हैं। सोशल वेलफेयर, लोगों से हमारा समाजी राब्ता बहुत अच्छा है तो हम इमोशनल सिक्योर हो जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान का होना बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे के अंदर, वरना हम डर में जिएंगे। फ्रीडम फ्रॉम फेयर, खौफ से आज़ादी हमें होनी चाहिए। सोशल स्टेबिलिटी, ठीक है, समाजी इस्तेकाम होना चाहिए। प्रॉपर्टी, हेल्थ एंड वेलबींग, प्रॉपर्टी का, सेहत का, वेलबींग, खैरियत होनी चाहिए इन चीज़ों की। ईजी सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट एंड इंजरी, हमें सेफ्टी मुहैया होनी चाहिए एक्सीडेंट्स और इंजरीज से, ठीक है। तो ये सब ज़रूरियात जो हैं हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की हैं। ये जब तक हमें नहीं मिलेगी हम अगले लेवल ऑफ नीड की तरफ नहीं जा सकते। ये सेफ्टी की नीड ही तो है कि लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी हेल्थ की इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी कार की इंश्योरेंस करवाते हैं कि कुछ भी इशू उनके साथ हो जाए, कोई एक्सीडेंट पेश आ जाए तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी पूरी करती है। इस तरह से वो सेफ्टी नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं इंसान की। तो हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, प्यार और ताल्लुक़ की ज़रूरियात, ठीक है। After physiological and safety need have been fulfilled, the third level of human need is social that involves feeling of belongingness। जब फिजियोलॉजिकल, जिस्मानी और सेफ्टी हमारी हिफाजती नीड जो है वो पूरी हो जाएं तो तीसरी लेवल ऑफ ह्यूमन नीड जो है वो सोशल नीड है, समाजी नीड है, जो इन्वॉल्व करती है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हमारे जो ताल्लुक़ के जो हमारी फीलिंग्स हैं, ठीक है, हमारे जज्बात हैं, उनको पूरा करती है कि हमने लोगों से ताल्लुक़ बनाना है, लोगों से मेल जोल रखना है, फ्रेंडशिप करनी है, शादी करनी है, स्पाउस ले आना है, ठीक है। तो ये उसकी नीड हमारे पास आ जाती है। जब हमारे पास रोटी कपड़ा मकान होता है, जब हमारे पास सिक्योरिटी है, ठीक है, सब कुछ है, तो उसके बाद हम लव व बिलोंगिंगनेस की तरफ आते हैं, दोस्ती की तरफ आते हैं कि हमें लोगों से ताल्लुकात भी रखना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड फ्रेंडशिप, ठीक है, दोस्ती, इंटीमेसी, नज़दीकी किसी के साथ, ट्रस्ट का, यकीन का आपके पास रिलेशन होता है, एंड एक्सेप्टेंस, आपको कबूल किया जाए दूसरे माशरे के अंदर। ये चीज़ें आपकी लव और बिलोंगिंगनेस की नीड कहलाती हैं।
रिसीविंग एंड गिविंग अफेक्शन, प्यार देना और लेना भी आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड में आ जाता है, ठीक है। एंड लव और प्यार। एफिलिएटिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड और वर्क, कि आपको ताल्लुक वाबस्तगी आपकी की जाए, आपको एक ग्रुप का हिस्सा बनाया जाए, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या वर्क हो, तभी आप उनके साथ मेल जोल रखेंगे। और ये नीड बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने किसी को पनिशमेंट देने तो उसको आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और ये उसके लिए पनिशमेंट होती है। और हर इंसान को कहीं भी रहने के लिए लव और बिलोंगिंगनेस की नीड ज़रूरी है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तब आप दोस्त बनाते हैं, और दोस्तों के बगैर आप वहाँ पे 4 साल नहीं गुजार सकते, ठीक है। तो ये नीड आपकी थर्ड लेवल ऑफ नीड है, और जब तक ये नीड पूरी नहीं होती हम फोर्थ लेवल की तरफ नहीं जा सकते। तो फोर्थ लेवल हमारे पास है स्टीम नीड, इज्जत की ज़रूरत। स्टीम कहते हैं इज्जत को। Esteem needs are the fourth level in Maslow hierarchy, which Maslow classified into 2 categories। जो स्टीम नीड है ये चौथा लेवल है मैजलो की हिरार्की का, दर्जा बंदी का जो नीड की है, विच मैजलो क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, जिसको मैजलो ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। नंबर 1, स्टीम फॉर वन सेल्फ डिग्निटी, इज्जत अपने आप की शान की, ठीक है, अपनी शान की, अचीवमेंट की, ठीक है, अपनी जो हमने चीज़ें अचीव की हैं, कामयाबी हमारी, मास्टरी, अबूर की, इंडिपेंडेंस, आज़ादी की, हमारी अपनी अचीवमेंट, हमारी अपनी अबूर, हमारी अपनी शान, ठीक है, हमारी अपनी आज़ादी, एक हमारी ये स्टीम हो जाती है, ये नीड हो जाती है स्टीम की। सेकंड है द डिज़ायर ऑफ रेपुटेशन, ठीक है, हमारी रेपुटेशन होनी चाहिए लोगों के अंदर, हमारी एक साख होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर, दूसरों से हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारा एक स्टेटस, हमारा मकाम होना चाहिए। प्रेस्टीज, हमारी एक हैसियत होनी चाहिए, ताकि दूसरे हमें एक इज्जत दें, हमारा स्टेटस समझें, हमें दूसरों से इज्जत। पहली अपनी इंटरनल है, ठीक है, वन सेल्फ डिग्निटी, हमारी अपनी शान, हमारी अपनी अचीवमेंट, हमें जो अपने आप से मिले। दूसरी लोगों से हमें क्या इज्जत मिलती है। तो इसलिए ये स्टीम नीड को उसने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। डेट इज़ वाई लोग अक्सर जब आईफोन खरीदते हैं तो उसकी जब अपनी पिक्चर लगाते हैं तो आईफोन हाथ में होता है, ताकि लोग उनकी इज्जत करें, उनका स्टेटस देखें, ठीक है, कि कितने ये हाई फाई लोग हैं। जब लोग बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अपना स्टेटस लगाते हैं ताकि लोग उनकी इज्जत करें कि यार ये बड़े अमीर लोग हैं। तो वो अपने आप की हैसियत दिखा रहे होते हैं, स्टेटस दिखा रहे होते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्टीम नीड आ जाती है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास है 5th लेवल ऑफ नीड, जिसको कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद हकीकत, ठीक है। ये लास्ट लेवल ऑफ नीड है जिसको हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अक्सर लोग कर भी जाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आर द हाईएस्ट लेवल इन द मैस्लो हिरार्की। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है ये मैस्लो हिरार्की में हाईएस्ट लेवल पे है, ठीक है। एंड रेफर टू रियलाइजेशन ऑफ पर्सनल पोटेंशियल, और ये रेफर करती है रियलाइजेशन अपने पर्सनस पोटेंशियल, इंसान की अपनी सलाहियत की रियलाइजेशन, उसको समझना कि मेरी अपनी सलाहियत क्या है। सेल्फ फुलफिलमेंट, खुद की तकमील करना, अपने आप के पूरे आपके जितने भी स्किल्स हैं, जितनी भी सलाहियत है, उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल करना। सीकिंग पर्सनल ग्रोथ एंड पीक एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल ज़ाती ग्रोथ करना और एक्सपीरियंस हासिल करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप अपने आप को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर सकें। Maslow 1943 described this level as a desire to accomplish everything that one can, to become the most that one can be। अब 1943 में जो मैज़लो ने ये डिस्क्राइब की थी ये लेवल, इसका मतलब ये होता है कि इंसान वो हासिल कर ले जो वो कर सकता है, और वो बन जाए जो वो सबसे ज़्यादा बन सकता है। मीन्स के सबसे ज़्यादा अकम्पलिशमेंट जितनी वो कर सकता है और जिस हद तक वो जा सकता है अपने आप को बनाए, ठीक है। और हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम छोटी छोटी अपने गोल्स बनाते हैं और वहीं पे रह जाते हैं, लेकिन हमें क्या कहते हैं, आगे से आगे जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, ताकि हम अपनी सलाहियत को देख सकें, अपनी पोटेंशियल को देख सकें कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो आपकी सलाहियत देख सके और आप खुद अपने आप को जज कर सकें कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो बेसिकली ये 5 लेवल थे हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के जो मैज़लो ने पेश किए थे, और जब तक आपका पहला लेवल कंप्लीट नहीं होगा आप अगले लेवल तक नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हमारी जो 5 लेवल हैं हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के, ये कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर बेसिकली ख़त्म हो जाता है आज का। इस स्लाइड्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मार्केटिंग एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ द बायर डिसीजन प्रोसेस। कि बायर के डिसीजन का, कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज लेने का जो डिसीजन होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका अमल क्या होता है, ठीक है। तो द बायर डिसीजन प्रोसेस, द 5 स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बेसिकली 5 स्टेप्स हैं
या 5 स्टेजेस होती हैं जो कि कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में होते हैं। द नंबर 1 इज़ नीड रिकॉग्निशन, द नंबर 2 इज़ इंफॉर्मेशन सर्च, नंबर 3 evaluate alternatives, नंबर 4 परचेज डिसीजन एंड नंबर 5 पोस्ट परचेज एवेल्यूएशन। ये 5 स्टेप्स होते हैं कंज्यूमर की डिसीजन प्रोसेस के अंदर, जिसको वन बाय वन हम ब्रीफली देखते हैं कि वो क्या होते हैं। तो द 5 स्टेप्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द नंबर 1 इज़ नीड रिकॉग्निशन, यानी कि ज़रूरत को पहचानना। द फर्स्ट स्टेज जो स्टेप ऑफ बायर डिसीजन प्रोसेस इन विच बायर और द कंज्यूमर रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम और नीड। पहली स्टेज है या पहला स्टेप है बायर के डिसीजन प्रोसेस का, जिसके अंदर बायर या जो कंज्यूमर है वो रिकॉग्नाइज करता है अपनी प्रॉब्लम या अपनी नीड, कि उसको प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए उसका सोल्यूशन चाहिए, या उसकी ज़रूरत क्या है जिसकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए उसको सोल्यूशन चाहिए। वो सोल्यूशन प्रोडक्ट और सर्विसेज हो सकती है। तो पहला जो स्टेप है डिसीजन प्रोसेस के अंदर वो बायर और कंज्यूमर के लिए ये है कि वो जाने कि उनकी नीड क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए उनको किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज की ज़रूरत हो सकती है। तो आफ्टर फर्स्ट स्टेप द सेकंड स्टेप इज इंफॉर्मेशन सर्च, अ स्टेज और स्टेप इन विच कंज्यूमर सर्च फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये वो स्टेज या स्टेप है जिसमें कंज्यूमर सर्च करता है इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सपोज आपकी प्रॉब्लम है कि अब आपकी फैमिली बड़ी हो गई है, पहले आप मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करते थे, अब फैमिली बड़ी हो गई, ये प्रॉब्लम है। तो आपको अब किसी चीज़ की ज़रूरत है, एक ऐसी व्हीकल की ज़रूरत है जो आपकी फैमिली को एक साथ एक जगह पे ले जा सके, मीन्स के एक कार की आपको ज़रूरत है। तो हम इसी की मिसाल लेके चलते हैं। सपोज यू डिसाइडेड यू नीड अ कार, कि अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कार चाहिए। ठीक है, आपको ज़रूरत पता चलेगी आपको किस चीज़ की, आपको कार चाहिए। यू विल लुक एट कार एड्स और कार ऑन बाय द फ्रेंड्स। तो आप अब कार की एड्स को देखना शुरू करेंगे। आपको पता है कि आपको कार चाहिए, तो कार के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कौन सी ऐसा मॉडल है या कौन सी ऐसी कार की कंपनी है जो मेरी नीड को बेहतर तरीके से सॉल्व करेगा, जिसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन की सर्च करनी पड़ती है। तो यू विल लुक एट द कार एड और द कार ऑन बाय द फ्रेंड्स। तो आप कार की एड्स को देखा करेंगे, जो आपके दोस्तों की कार है आप उनको देखा करेंगे। और माइट बी यूज एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च इन ए सेंस सर्च वेब टॉक टू द फ्रेंड एक्सेट्रा। या फिर आप एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, जैसे कि आप किसी वेब पे जाके सर्च कर सकते हैं कार्स के बारे में, OLX पे जाके या डिफरेंट वेबसाइट पे जाके, या अपने दोस्त से किसी से मशवरा कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे कौन सी कार परचेज करनी चाहिए। तो नीड रिकॉग्निशन के बाद हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्या क्या अवेलेबिलिटी है और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जो हमारा जो प्रॉब्लम को है जो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता है इवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स। जो भी अल्टरनेटिव्स आपके पास है, मुतबादिल चीज़ें जो हैं उसको जायज़ा लेते हैं कि कौन सी ये आइटम हैं, ये कार्स के मॉडल हैं, अब कौन सा हमारे लिए सबसे बेहतर है। A stage or step in which consumer or buyer use information to evaluate alternatives brand in choice set। अब evaluate alternative कि हमने अल्टरनेटिव का जायज़ा लेना है, ये वो स्टेप है जब कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए डिफरेंट ब्रांड्स जो उसकी चॉइस सेट के अंदर हैं उसको इवेल्युएट करता है कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, इसमें ये खामी है, इसमें ये फ़ायदा है, ये इकोनॉमिकल है, ये लग्जरियस है। वो जायज़ा ले रहा होता है कि कौन सी उसके लिए सबसे बेहतरीन कार रहेगी या कौन सा प्रोडक्ट उसका मसला जो है सबसे बेहतरीन तरीके से हल करेगा। इसको इवेल्युएट द अल्टरनेटिव का स्टेप कहा जाता है। फोर्थ स्टेप है जी परचेज डिसीजन, द स्टेज और स्टेप इन विच बायर और कंज्यूमर डिसाइड अबाउट विच ब्रांड टू परचेज। ये चौथा स्टेप है जिसमें जो बायर या कंज्यूमर है वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे कौन सा ब्रांड या कौन सा प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना है। मीन्स अगर कार की बात आ गई तो मुझे कौन सी कार परचेज करनी है, इसमें जो बायर है जो कंज्यूमर है वो डिसीजन ले लेता है। ये हमारा फोर्थ स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि किसी चीज़ को ख़रीदने का। ठीक है, पहले हमने अपनी नीड पता की कि क्या है, फिर हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च की, फिर हमने इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने डिफरेंट ब्रांड्स का जायज़ा लिया, और चौथा हमारा स्टेप क्या था कि हमने डिसीजन कर लिया कि ये ब्रांड या ये प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं। लास्ट स्टेप है हमारे पास पोस्ट परचेज एवेल्युएशन, खरीदने के बाद का तज्जिया या जायज़ा लेना, कि जब आप एक प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तब भी आप उसका जायज़ा लेते हैं कि यार ये वाकई जो मैंने डिसीजन ली है ये बेहतर है
प्रैक्टिकली ये अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि पहले तो मैं इन्फॉर्मेशन की बेस पे करता रह गया हूँ, अब मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल, तो वाकई ये प्रोडक्ट या ये आइटम या ये कार ठीक है मेरे लिए कि नहीं है। ठीक है, अ स्टेज जो स्टेप इन विच बायर और कंज्यूमर टेक फर्दर एक्शन आफ्टर परचेज, ये वो स्टेज या स्टेप है जिसमें बायर या कंज्यूमर है वो फर्दर एक्शन लेते हैं आफ्टर द परचेज, खरीदने के बाद के जो एक्शन होते हैं वो लेते हैं, बेस्ड ऑन देयर सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन की बेस पे या डिससेटिस्फैक्शन के बेस पे। अगर वो उस प्रोडक्ट या उस ब्रांड से सेटिस्फाई हैं तो वो फर्दर उसकी तरफ ही काम करेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे या उसके नए मॉडल खरीदना शुरू कर देंगे। अगर डिससेटिस्फाई हैं तो वो उस चीज़ को छोड़ देंगे और किसी और प्रोडक्ट या किसी और कंपनी या किसी और ब्रांड या किसी और कार की तरफ चले जाएंगे कि अब दोबारा मैंने ये यूज़ नहीं करना, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। जैसे अक्सर लोग मोबाइल ख़रीदते हैं और मोबाइल लेने के बाद उनका एक्सपीरियंस होता है कि ये अच्छा ब्रांड नहीं है, ये अच्छी कंपनी नहीं है, नेक्स्ट टाइम अब मैं ये वाला कभी दोबारा नहीं खरीदूंगा। और यही बात फिर आप अपने दोस्तों को भी बताते हैं। ये पोस्ट परचेज एवेल्युएशन है कि ये प्रोडक्ट ना खरीदना, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, इससे अच्छा ये वाला कंपनी का खरीद लो। ये आपका एक्सपीरियंस होता है, लर्निंग होती है, जो कि पोस्ट परचेज एवेल्युएशन होती है। बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं बायर डिसीजन प्रोसेस के, जो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। हमने थोड़ा सा ब्रीफली बस इंट्रो किया है इसका, ताकि अब हमें समझ आ जाए कि बायर जो डिसीजन लेता है उसका प्रोसेस किस तरह से होता है। तो इस जो स्लाइड्स की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा इस स्लाइड्स के, और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मार्केटिंग एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर। कि ख़रीदने का जो फ़ैसला है, किसी भी चीज़ को ख़रीदने का जो फ़ैसला है उसका तरीक़ेकार के इकसाम कौन कौन सी हैं। ठीक है, कि किस किस तरह से कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर है वो अपना प्रोडक्ट ख़रीदता है। ठीक है, उसको ख़रीदने का डिसीजन लेता है। तो टाइप ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। बाइंग डिसीजन बिहेवियर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन, इधर परचेज ऑफ अ डिटर्जेंट सोप और बाइक्स। अब जो कोई भी चीज़ ख़रीदने का डिसीजन है उसका जो बिहेवियर है, तरीक़ाकार है, ठीक है, वो वेरीज करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो मुख्तलिफ होता है जगह से जगह से। कि कुछ लोगों किसी जगह पे कुछ लोग किसी तरीके से चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं और कहीं पे कुछ लोग किसी और तरीके से ख़रीदना पसंद करते हैं। वो तरीक़ेकार हम देखेंगे किस तरह से होते हैं। एंड पर्सन टू पर्सन, और इंसान से इंसान भी कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने का तरीक़ाकार डिफरेंट होता है। ठीक है, चाहे वो कोई डिटर्जेंट ख़रीदें, चाहे वो कोई सोप ख़रीदें या कोई वो मोटरसाइकिल ख़रीदने हो, हर किसी का अपना तरीक़ेकार होता है कोई भी चीज़ ख़रीदने का। ठीक है, तो there are different factors which affects buying decision behavior which we already discussed in our previous videos। बहुत से ऐसे अवामिल हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं कंज्यूमर के डिसीजन बिहेवियर पे। ठीक है, उसने क्या ख़रीदना है उस पर वो असरअंदाज हो रहे होते हैं। ऐसे अवामिल बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। वो कल्चरल फैक्टर हो सकता है, वो सोशल फैक्टर हो सकता है, उसका अपना पर्सनल फैक्टर हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, जो उसके परचेजिंग या बाइंग डिसीजन पे असरअंदाज हो रहे हैं, जिसके बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो बाइंग डिसीजन बिहेवियर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। तो डिसीजन खरीदने का जो है वो 4 कैटेगरी में हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है, उस 4 टाइप्स में हमने क्लासिफाई कर दिया है उसको। तो हम देखते हैं उनके नाम क्या क्या है। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, ये नंबर 1 है। नंबर 2 हमारे पास है डायजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। नंबर 3 हमारे पास है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। और नंबर 4 हमारे पास है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। हम इन चारों बिहेवियर को एक एक करके देखेंगे कि इसमें हमें वो क्या पता चलता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम इसको देख लेते हैं ज़रा, टाइप ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर की। यहाँ पे चारों जिनके हमने नाम अभी देखे हैं, कॉम्प्लेक्स बाइंग डिसीजन बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, डिसोनेस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर और हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर लिखा हुआ है। तो जो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है इसमें हाई इन्वॉल्वमेंट होती है कस्टमर की। मीन्स कि जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ले रहा होता है, वो काफ़ी सोच विचार करके, वो काफ़ी इसमें अपना टाइम लगा के प्रोडक्ट खरीद रहा होता है। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड, और वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा होता है उस ब्रांड के बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के। लाइक कि अगर मैं कोई डिटर्जेंट लेने जा रहा हूँ तो बहुत सारे डिटर्जेंट है हमारे पास, टाइड है, एरियल है, सर्फ एक्सेल है, बोनस है, हीरो है, और फिर तमाम ब्रांड में प्रोडक्ट में कोई ना कोई डिफरेंस है, कोई ना कोई फ़र्क है। मोबाइल्स की बात कर लें,
मोबाइल्स में कितने मॉडल्स होते हैं, लैपटॉप की बात कर लें कितने मॉडल्स होते हैं, और हर मॉडल में कोई ना कोई डिफरेंस होता है। आप डिटर्जेंट की उसको अभी साइड पे कर लेते हैं, हम उसको डिटर्जेंट वाले को भी इसमें लेके नहीं आते, हम मोबाइल्स और लैपटॉप्स को लेके आ जाते हैं, जो कि जिसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होता है डिफरेंट ब्रांड के अंदर। दूसरा हमारे पास है डायजोनेस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। इसमें भी कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिफरेंट ब्रांड्स में फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स, ब्रांड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो एक जैसे प्रोडक्ट ही देते हैं, लेकिन कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है इस बिहेवियर के अंदर। उसके बाद है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। इसमें जो है कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट लो है, लो इन्वॉल्वमेंट, वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता उसको परचेज करने में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता अपना, लेकिन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड, लेकिन ब्रांड के बीच में डिफरेंसेस हैं कि एक ब्रांड का प्रोडक्ट डिफरेंट है तो दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो डिफरेंसेस हैं उसके अंदर। लास्ट है हमारे पास हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ठीक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट भी लो है कस्टमर की और ब्रांड के बीच में डिफरेंसेस भी ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 4 तरह के बिहेवियर हैं कंज्यूमर के बाइंग के, और किस में इन्वॉल्वमेंट उसकी बहुत ज़्यादा है, किस में इन्वॉल्वमेंट उसकी बहुत लो है, और कौन से बिहेवियर हैं जिनमें ब्रांड में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और कौन से बिहेवियर हैं जिनमें ब्रांड में डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। अब हम एक एक करके हम उसको डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, पेचीदा, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कंज्यूमर्स शो हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट while purchasing and observe considerable differences among the brand। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में कंज्यूमर जो है वो शो करता है हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करता है प्रोडक्ट परचेज करने में, और ऑब्जर्व करता है कंसिडरेबल डिफरेंसेस, और बहुत फ़र्क वो ऑब्जर्व करता है, मुशाहिदा करता है अमंग द ब्रांड्स, ब्रांड्स के दरमियान, कि इस ब्रांड में ये फ़र्क है, इस ब्रांड में ये फ़र्क है, और बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वो ये भी ऑब्जर्व करता है। Complex consumer buying behavior is noticeable when the product price is high, risky and purchase infrequently। ये बिहेवियर जो कॉम्प्लेक्स कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर है तब ये शो होता है, तब नोटिसेबल होता है जब वो प्रोडक्ट कोई खरीद रहा हो जो बहुत एक्सपेंसिव हो, जिसकी प्राइस बहुत हाई हो। ठीक है, और रिस्की हो कि पता नहीं बेहतर होता भी है क्या, काम सही से करता भी है, रिस्क टेकिंग है उसको खरीदने में, और इनफ्रीक्वेंट, और वो डेली बेसिस पे नहीं लेता। ठीक है, कभी कभी लेता है, एक दफ़ा या 2 दफ़ा साल में, इस तरह से लेता है। ठीक है, इट्स गुड एग्जाम्पल इज बाइंग अ मोबाइल और लैपटॉप। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप। जब भी कंज्यूमर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप ले रहा होता है वो कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर शो करता है। बहुत द प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव, दोनों प्रोडक्ट जो है बड़े एक्सपेंसिव हैं, एंड वैरायटी ऑफ ब्रांड्स, और उनकी वैरायटी ऑफ ब्रांड्स है, बहुत सारे इनके ब्रांड्स हैं बड़े। ठीक है, तरह बहुत सारी किस्मों के इनके ब्रांड हैं बड़े। कंज्यूमर फील अनकम्फर्टेबल टू डिसाइड फॉर अब स्पेसिफिक ब्रांड। कंज्यूमर हर वक्त अनकंफर्टेबल होता है वो कौन सा ब्रांड खरीदे। डैट इज़ वाई अक्सर लोग मोबाइल ख़रीदने से पहले सर्च करते हैं कि कौन सा मोबाइल ख़रीदना चाहिए, लोगों से कमेंट्स पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, तब भी जाके वो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मोबाइल या लैपटॉप अपना परचेज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। डिसोनेंस का मतलब होता है अदम इत्मीनान। ठीक है, कि खरीदने के बाद भी आप इत्मीनान में नहीं होते, अदम इत्मीनान होता है आपका बहुत ज़्यादा। इन डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी हाई ड्यू टू हाई प्राइस एंड इनफ्रीक्वेंट परचेज विद लेस सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज अमंग द ब्रांड। अब डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में कंज्यूमर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ड्यू टू हाई प्राइस, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस बहुत हाई होते हैं, और इनफ्रीक्वेंट वो खरीद रहा होता है, वो उसको डेली बेसिस पे नहीं खरीदता, कभी कभी खरीदता है। ठीक है, विद लेस सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज अमंग द ब्रांड, और ब्रांड्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं होता, लेकिन प्राइस हाई है और इनफ्रीक्वेंट वो खरीद रहा है। डैट इज़ वाई वो थोड़ा सा अदम इत्मीनान का मुजाहिरा कर रहा होता है। इन दिस केस बायर परचेज द प्रोडक्ट विच इज़ ईजिली अवेलेबल। बायर वो प्रोडक्ट परचेज करता है जो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। आफ्टर द प्रोडक्ट परचेज कंज्यूमर में फेस डिसोनेंस पोस्ट परचेज बिहेवियर। लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के बाद, ठीक है, प्रोडक्ट खरीदने के बाद कंज्यूमर जो है वो शो कर सकता है अदम इत्मीनान का बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर खरीदने के बाद का बिहेवियर होता है। ठीक है, डिसोनेंस अदम इत्मीनान का बिहेवियर वो शो कर सकता है खरीदने के बाद कि यार मैंने ये क्यों ले ली, मुझे कोई और ले लेनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि एक तो वो प्राइस हाई थे, अब उसने ले ली, लेकिन अब उसको अदम इत्मीनान है चीज़ के ऊपर। एग्जाम्पल इंक्लूड इंश्योरेंस पॉलिसीज या इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट और इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं, जब इसको खरीदने के अक्सर लोग अदम इत्मीनान का मुजाहिरा करते हैं और समटाइम अपनी पॉलिसी बंद करवा देते हैं। इन्वेस्टमेंट, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की,
लेकिन अदम इत्मीनान है कि यह जगह मैंने इन्वेस्टमेंट ठीक किया कि नहीं की। परचेज ऑफ डायमंड रिंग, डायमंड रिंग परचेज करने के बाद इनमें डिफरेंसेस नहीं होते, ख़रीदने के बाद बेचें कैसे क्या ना हो, इसके बारे में अदम इत्मीनान वो जाहिर करते हैं। तो ये वो बिहेवियर होता है कि ख़रीदने के बाद कंज्यूमर जो है अदम इत्मीनान शो कर रहा होता है, लेकिन इसमें भी प्राइस हाई होते हैं, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट परचेज होती है, ठीक है, और ख़रीदने के बाद अक्सर जो कंज्यूमर है वो शो करता है अपना बिहेवियर अदम इत्मीनान का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डायजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल कहते हैं आदतन, जो आदत हमारी होती है चीज़ें खरीदने की, डेली बेसिस पे खरीदते हैं, ये वो वाली चीज़ें आ जाती हैं। इन हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इज लो एज वेल एज लो इज नो सिग्निफिकेंस अमंग ब्रांड नेम्स। अब जो इसमें जो होता है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत लो होती है, और सिग्निफिकेंस ब्रांड में डिफरेंसेस भी कोई खास नहीं होता, ना नाम में कोई खास होता है। द गुड एग्जाम्पल इज लाइटर और मैच बॉक्स ऑफ साल्ट। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है लाइटर, मैच बॉक्स माचिस की डब्बी, साल्ट नमक। ये हम आदतन खरीदते हैं और ख़रीदने से पहले कोई हम ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करते। हम जाके कहते हैं नमक का पैकेट दे दो, वो दे देते, हम लेके आ जाते हैं। माचिस की डब्बी दे दो, हम नहीं देखते कौन सी कंपनी है, हॉकी है, कौन सी है, हम ये नहीं देखते, हम खरीद लेके आ जाते हैं। तो इनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता, कंज्यूमर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करता, और ये आदतन वो लेते हैं और लेके आ जाते हैं। दे जस्ट गो फॉर इट एंड परचेज इट, देयर इज नो ब्रांड लॉयल्टी। कंज्यूमर जाता है और ख़रीद लेता है, इसमें कोई ब्रांड लॉयल्टी भी नहीं होती। आगे हम देखते हैं कंज्यूमर डू नॉट नीड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रांड परचेज कैरेक्टरिस्टिक। कंज्यूमर को खरीदने से पहले कोई सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही उस ब्रांड की कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात को जानने की ज़रूरत होती है। फॉर सच ब्रांड टीवी कमर्शियल्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर टुवर्ड। इन ब्रांड्स के लिए टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल आती हैं, न्यूज़पेपर में या मैगजीन में आती हैं, वहीं पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट कर रहे होते हैं कंज्यूमर की तरफ, कि ऐड आ जाती है, कंज्यूमर देख लेते हैं, वह पॉजिटिव चल रहा होता है। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही होती, वो ज़्यादा अपना टाइम नहीं शो कर रहे होते, नहीं वेस्ट कर रहे होते इसको खरीदने के अंदर, और ज़्यादा सिग्निफिकेंस ब्रांड भी नहीं होते इनके अंदर, ठीक है। तो ये हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर होता है, आदतन जो हम प्रोडक्ट और सर्विस डेली बेसिस पे खरीदते हैं, ये वो वाले होते हैं। आगे हम चलते हैं वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। मुख्तलिफ किस्म की तलाश जो कर रहे होते हैं लोग, वो बाइंग बिहेवियर इसमें आ जाता है हमारे पास। इन वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर सिचुएशन कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी लो बट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमंग द ब्रांड। अब ये वो बिहेवियर है जहाँ पे डिफरेंसेस अमंग द ब्रांड जो है वो बहुत कम है, लेकिन क्या कहते हैं कि डिफरेंसेस अमंग द ब्रांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंज्यूमर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम है, कि कंज्यूमर अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करता इन जैसे प्रोडक्ट खरीदने में, लेकिन जबकि इनके ब्रांड में बड़ा डिफरेंसेस होता है। इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर परसीव ब्रांड स्विचिंग, और इन सिचुएशन में कंज्यूमर जो है वो ब्रांड स्विच करता रहता है। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके प्राइस लो होते हैं, ज़्यादा हाई नहीं होते, और कंज्यूमर इनको फ्रीक्वेंट लेता रहता है। ये नहीं होता कि इसको इनफ्रीक्वेंट कभी लिया, फ्रीक्वेंट ही लेता रहता है। अ गुड एग्जाम्पल इज परचेज इज चिप्स। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है चिप्स खरीदना। डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो बनाती हैं, और हम डेली बेसिस पे लेते हैं, और कभी कौन सा स्विच करते हैं, कभी कौन सा स्विच करते हैं, कभी सुपर क्रिप्स, कभी लेस, कभी चीटोस, कभी क्या, हम डिफरेंट ब्रांड के चिप्स खा रहे होते हैं। इन सच केस कंज्यूमर परचेज चिप्स एंड मेक रिजल्ट आर कंजम्पशन, ठीक है। और इस केस में कंज्यूमर जो है परचेज करता है और फिर रिजल्ट जो है वो खाने के बाद निकाल लेता है कि भाई कंजम्पशन यूज़ करने के बाद कैसा था कैसा नहीं था। नेक्स्ट टाइम दे परचेज अदर ब्रांड जस्ट टू चेंज द टेस्ट, और नेक्स्ट टाइम हम कोई और ब्रांड ले लेंगे ताकि हम टेस्ट चेंज कर सकें। जैसे लेस का साल्ट होता है, मसाला होता है, ठीक है, उसका फ्रेंच वाला होता है, उसके वेवीज आते हैं, बारबेक्यू फ्लेवर्स आते हैं, तो हम आए दिन मुख्तलिफ फ्लेवर चेक करते रहते हैं। तो ये वैरायटी सीकिंग होती है कि इसमें हमें डिफरेंट वैरायटी चाहिए, हम डिफरेंट वैरायटी के चिप्स खा के देखें, हमें पता चले कि किसका क्या टेस्ट अच्छा है और कौन सबसे अच्छा है। तो ये वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर हो जाता है। तो बेसिकली 4 हमारे पास यहाँ पे बाइंग डिसीजन बिहेवियर थे जिनको हमने स्टडी कर लिया। सबसे पहला था कॉम्प्लेक्स बाइंग डिसीजन बिहेवियर, दूसरा डायजोनेस रिड्यूसिंग बाइंग डिसीजन बिहेवियर, थर्ड हमारे पास हैबिचुअल बाइंग डिसीजन बिहेवियर, और लास्ट हमारे पास वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्लाइड्स का लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा, नीचे वीडियो में दिया हुआ होगा, वहाँ से स्लाइड्स को भी कॉपी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे क्या कहते हैं नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं यूट्यूब पे, कि आपने कोई बात समझना हो तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।